में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूथेनेसिया, विच मीन्स मर्सी किलिंग, जहां पर पेशेंट अपने लिए मौत मांगता है, अपील करता है कोर्ट से कि उसको मौत यानी मर्सी किलिंग मिल जाए। डिसीजन टू डाई विद डिग्निटी। इंडिया में मर्सी किलिंग एज सच लीगलाइज्ड तो नहीं है, फिर भी कई केस ऐसे देखे गए हैं जहां पर पेशेंट को मर्सी किलिंग की परमिशन दी गई है। इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रवि कामत जी। एडवोकेट रवि कामत पिछले 30 सालों से बॉम्बे हाई कोर्ट में और थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट। एडवोकेट रवि कामत जी का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ है। आइए मिलते हैं और बात करते हैं मर्सी किलिंग के बारे में। नमस्ते सर, वेलकम टू सरल बात। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं यूथेनेसिया यानी मर्सी किलिंग, इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी ये होता क्या है, हमारे लीगल प्रोविजंस इसको प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, लीगली अलाउड है कि नहीं? यूथेनेसिया, जिसको हम मर्सी किलिंग भी कहते हैं, ये बेसिकली असिस्टेड किलिंग होता है। मतलब हम कोई पेशेंट होता है, कोई आदमी बीमार होता है, इनक्यूरेबल डिजीज हो उसको, जिसमें से वो कभी बाहर नहीं आ सकता या क्योर नहीं हो सकता, या कोई आदमी ऐसा भी होता है जो कोमा में होता है या वो वेजिटेटिव स्टेट में होता है, जैसा अरुणा शानबाग के केस में हुआ था। वो लेडी 37 ईयर्स 37 साल वेजिटेटिव स्टेट में थी। वो जिंदा इसलिए थी कि उसको खाना खिलाया जाता है। अगर उसका खाना देना बंद करते थे तो वो मर जाती थी, लेकिन उसको चूंकि केएम हॉस्पिटल उसको उनको खाना खिलाता था, वो जिंदा थी 37 ईयर्स के लिए। 37 साल वो जिंदा थी, लेकिन वो सो के बिस्तर पे ही थी। ऐसे लोग जो होते हैं, इनको मेडिकली इनकी लाइफ खत्म करने के लिए या इनको किल करने के लिए मेडिकली यूथेनेसिया, ये इस सब का इजाज किया गया। ये लैटिन ग्रीक वर्ड है यूथेनेसिया, जिसको मर्सी किलिंग कहते हैं। तो आज इंडिया में इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना है आज तक। आपको ताज्जुब होगा कि आज तक इंडिया में इसके ऊपर रिटन लॉ, कोडिफाइड लॉ नहीं है, कानून नहीं है। आज का जो कानून है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट के ऊपर से बना हुआ है। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये ऐसे केसेस जाते हैं कि कोई पेटिशन करता है सुप्रीम कोर्ट में कि हमको यूथेनेसिया का बेनिफिट दिया जाए, हमको मर्सी किलिंग दिया जाए, या पेशेंट के बिहाफ पे दूसरा कोई पेटिशन करता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पेशेंट जो है ये क्योर होने वाला नहीं है, इसको बहुत ये दर्द में जिएगा, या ये कोमा में है, या ये वेजिटेटिव स्टेट में है, तो इनको मर्सी किलिंग दिया जाए। ऐसे पेटिशन जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब अरुणा शानबाग के केस में, उसके बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में काफी टोटल जजमेंट, मतलब वो जजमेंट है 226 पेजेस का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए पूरे विश्व के सभी देशों के बारे में, सभी देशों में यूथेनेसिया के बारे में क्या चल रहा है, मर्सी किलिंग के बारे में क्या चल रहा है, इसके बारे में सब कंसीडर करके सोशल अपना इंडिया का सोशल सिनेरियो क्या है, ये सब कंसीडर करके उसमें डायरेक्टिव्स दिए, तभी वो कानून बन गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को ही आज हम कानून के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बट एज सच कोई आर्टिकल नहीं है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट मर्सी किलिंग। आर्टिकल है, मर्सी किलिंग पे नहीं है। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 सेज एवरी ह्यूमन हैज अ राइट टू लाइफ। अभी अरुणा शानबाग के केस में आर्टिकल 21 पे काफी बहस हुई, काफी इस पे मनन हुआ, और आर्ग्यूमेंट करते समय वकीलों ने ऐसा आर्ग्यूमेंट किया कि अगर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, तो उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन है कि हमको राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए, कि अगर हमको राइट टू लाइफ है तो हमको अपनी जिंदगी खत्म करने का हक, डिग्निफाइड वे से खत्म करने का एक हक होना चाहिए। इस पे बहस हुई। तो आर्टिकल यूथेनेसिया पे नहीं है, आर्टिकल लाइफ टू राइट पे है, आर्टिकल 21। ओके सर, कितने प्रकार के मर्सी किलिंग्स हैं? क्या इज देयर एनी वैरायटीज ऑफ मर्सी किलिंग? इनिशियली देयर वाज नो वैरायटी ऑफ मर्सी किलिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के केस में और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उसको क्लासिफाई किया। वो क्लासिफिकेशन ऐसा था, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव का मतलब है कि कोई पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे रखा है, या उनको जैसे अरुणा शानबाग के केस में उनको खाना खिला रहे हैं,
या कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स पे रखा हुआ है, उनका रिक्यूप होना कोई मतलब गारंटी नहीं है। वो होने वाले नहीं है, इसकी गारंटी है कि वो ठीक होने वाले नहीं है और रिक्यूपरेट होने वाले नहीं है, फिर से वही सामान्य जिंदगी नहीं जीने वाले। वो उनको डॉक्टर के सहमति से उनको अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर करके या पॉइजन देके अगर मारा जाता है, उनको किल किया जाता है, तो वो एक्टिव यूथनेसिया होगा। फिर पैसिव हो गया। पैसिव का क्या मतलब है कि हम वेंटिलेटर पे किसी को दिया है, कोई आदमी वेंटिलेटर पे है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, या किसी को हम लाइफ सेविंग ड्रग्स पे रखे हैं एंड सो फोर्थ। अगर उनका खाना बंद किया जाए या वेंटिलेटर निकाल लिया जाए या कोमा का पेशेंट है, ऐसे स्थिति में वो जो निकाल लिया जाए ओमिशन हो गया है, तो उसको पैसिव यूथनेसिया बोलेंगे। सो एक्टिव इज एन एक्ट एंड पैसिव यूथनेसिया इज एन पैसिव एक्ट, मतलब उसको एक्ट नहीं, उसको ओमिशन बोलेंगे। सो एक्टिव यूथनेसिया इज एन एक्ट ऑफ किलिंग और पैसिव यूथनेसिया इज एन ओमिशन टू गिव द मेडिसिन और द वेंटिलेटर और अदर ड्रग्स बाय स्टॉपिंग दैट वी आर हेस्टनिंग द डेथ, उसको पैसिव बोलेंगे। तो ऐसे दो प्रकार के यूथनेसिया है। भारत में एक्टिव पैसिव यूथनेसिया को इलीगल माना गया है, उसको मार नहीं सकते हो, लेकिन आप उनको पैसिव यूथनेसिया से कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। अरुणा शानबाग के केस में और कॉमन कॉज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव्स दिए हैं कि ये कैसा हो सकता है। तो कानून में अगर पैसिव भी करना है तो पेशेंट जो मेंटली स्टेबल जब तक है तब तक वो लिविंग विल बना सकता है। एक लिविंग विल का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया उस जजमेंट में। लिविंग विल क्या है? लिविंग विल ऐसा है कि वो पेशेंट खुद जब मेंटली स्टेबल हो वो एक विल बनाएगा। वो विल में लिखेगा कि अगर आगे चल के मेरी हालत वेजिटेटिव हो जाती है या मुझे बहुत तकलीफ होती है, उस वक्त अगर मैं कोई बयान नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर मैं उस स्थिति में चला जाऊं तो मुझे यूथनेसिया दे दिया जाए और मुझे मर्सी किलिंग कर दिया जाए। लिविंग विल को काफी गंभीरता से देखा जाएगा और उसका सम्मान भी किया जाएगा। अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे अगर इस स्थिति में जाने के बाद मुझे मर्सी किलिंग दिया जाए तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसको गंभीरता से लेते हैं, लेकिन ये जो लिविंग विल है इसका एक प्रोसीजर है। जैसे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाके वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 2 विटनेस को बुलाएंगे, वो विटनेस के सामने बाकायदा लिविंग विल एग्जीक्यूट होगा और जब वो एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तब वो 3 डॉक्टर, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा, एक नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट होगा, इन तीनों का गठन होगा। कमिटी संगठित होती है और डॉक्टर ओपिनियन करते हैं कि आप इनको मर्सी किलिंग दे या ना दे। अगर उस कमिटी ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया कि इनको मर्सी किलिंग नहीं किया जा सकता तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं, कोर्ट का इंटरवेंशन भी मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं और उसके बाद वो निर्णय होगा कि उनको मर्सी किलिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर प्रोसीजर बहुत लंबा है। इसके लिए अमॉन्ग्स्ट लीगल लुमिनरीज ये प्रोसीजर को बहुत टीडियस और कम्बरसम बताया जाता है और इम्प्रैक्टिकल बताया जाता है। तो मेरे ओपिनियन में, दो इट इज इन द बुक, दो इट इज अ लॉ दैट पैसिव यूथनेसिया कैन बी गिवन, बट इट इज सीन दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। Okay, so the maybe it is because कि कोई इसका misuse ना करे, maybe that is misuse ना करे। हाँ, हालांकि मिसयूज को भी हमने कोर्ट ने काफी अवॉइड करने की कोशिश करी है। ये सवाल तब संगीन हो जाता है जब वो आदमी खुद डिसीजन नहीं ले पाता, वो बोल नहीं पाता, या वो कोमा में है या वेजिटेटिव स्टेट में है, वो डिसीजन खुद नहीं ले पाता। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बोलेंगे, वो कोई रिलेटिव ऐसा बोल सकता है कि हम उनको उसी स्थिति में रखेंगे, जब तक वो जिंदा है तब तक हम उनको उसी स्थिति में रखेंगे।
ऐसे स्थिति में पैसिव भी नहीं दिया जा सकता है। बट सपोजिंग जैसे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ वहां आता है जब स्पाउस इज रेडी that I want the person to be as it is, no problem, I am ready to take all the pains of treating and everything, but the children are not ready and they are staying together in one family in one home. तो ऐसे, and if supposing the child petition करता है कोर्ट में जाकर के for mercy killing and the doctor's report is also there that the person is not going to come back, revert back नहीं होने वाला है, he is going to die only in future. ऐसी सिचुएशन में क्या स्थिति होती है उस पेशेंट की? एज ऑन टुडे जो कानून है अरुणा शानबाग के केस में और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमन कॉज के जो जजमेंट है उस केस में कानून ये परमिशन नहीं देता जब तक एक आदमी दूसरे आदमी की रक्षा या उसके पालन पोषण उसकी देखभाल करने को तैयार है, तीसरा आदमी जाके ये नहीं कह सकता कि इनको मर्सी किलिंग किया जाए या इनको खत्म किया जाए। ये हो नहीं सकता, मतलब दिस इज नॉट अलाउड इन लॉ, दिस इज डिनाइड। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वैसा करेंगे तो कानूनन गुनाह होगा, ऑफेंस होगा। सी व्हाट हैपेंड इन अरुणा शानबाज केस वाज कि केएम ने ये पिटीशन नहीं करी थी सुप्रीम कोर्ट में। केएम अरुणा शानबाग को ट्रीट कर रही थी या खाना खिला रही थी या उनको जिंदा रखने को तैयार थी। वीरानी करके एक सोशल एक्टिविस्ट थी, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी फाइल की, पिटीशन फाइल किया यूथनेसिया के लिए, तो वो खारिज कर दिया, वो रिफ्यूज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कह के कि आप कौन हो जो उनको जिंदा रखना चाहता है, मतलब केएम हॉस्पिटल ने ये पिटीशन नहीं करी है, आप कर नहीं सकते हो, इसके लिए वो रिजेक्ट हुआ था। क्वेश्चन जानना चाहती हूँ कि हाउ फार अ कॉमन मैन इन इंडिया कैन एग्जीक्यूट अ लिविंग विल? इस पे इस मुद्दे पे बहुत कंट्रोवर्सी है। कानून के लेटर में तो लिखा है कि एक आदमी लिविंग विल कर सकता है, लेकिन भारतीय बैकग्राउंड में, इंडियन बैकग्राउंड में, जहाँ के 70% लोग पॉवर्टी में रहते हैं और रूरल एरिया में रहते हैं, ऐसे स्थिति में ये लिविंग विल एग्जीक्यूट करना, उनको समझाना, पेशेंट ने मैजिस्ट्रेट को समझाना और उसके बाद जो प्रोसीजर दिया है वो बहुत टीडियस है, कम्बरसम है और ऐसा माना जाता है कि ये प्रैक्टिकल, ये डेड लेटर है, मतलब ये दिस इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडियन सिनेरियो, ऐसे बहुत माना जाता है, ऐसा मैं कहूंगा। बहुत बिकॉज ऑफ द टीडियसनेस, बिकॉज ऑफ द कम्बरसमनेस, बिकॉज ऑफ द लेंथी प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लिविंग विल एग्जीक्यूट करके उसको अंजाम देना ये बहुत मुश्किल है हमारे इंडियन कंडीशंस में। सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अबाउट मर्सी किलिंग। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप अपनी राय डालिए हमारे कमेंट में, फर्स्टली, एंड सेकेंडली आप मर्सी किलिंग के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं हमारे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।